स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बात। हम देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे अहम है पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आज भी हंगामा जारी है। बात हम कोविड की भी करेंगे जिसकी रफ्तार सुपर स्पीड से देखी जा रही है। वही दोनों खबरों को प्रमुखता से इस बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे खबरों की कुछ झलकियों के साथ। पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। क्या सरकार उठा सकती है कोई बड़ा और कड़ा कदम? नए शहरों को गिरफ्त में लेने लगा है कोविड। लखनऊ में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार पहुंचने लगी है। धारा 144 लागू कर दी गई है। कोविड पाबंदियों से परेशान नेदरलैंड्स के लोगों ने गुस्से से निजात पाने के लिए निकाला है एक अनोखा तरीका। तोड़ रहे हैं वो कार, ये आपको दिखाएंगे तस्वीरें। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर पंजाब की रिपोर्ट आई है। पंजाब के मुख्य सचिव ने कल देर रात गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य सचिव की भेजी रिपोर्ट में मौके पर प्रदर्शनकारी अचानक पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता थे। राज्य भर में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया था। तो पंजाब सरकार की ये रिपोर्ट पीएम की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उधर केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है, साथ ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और इस पूरे घटनाक्रम पर हम अपने संवाददाताओं से बात भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम के मार्ग में कैसे आ गए प्रदर्शनकारी? 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर कैसे अटक गए प्रधानमंत्री? ये सवाल पूरे देश को लगातार परेशान कर रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई है जो पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जाँच करेगी। जांच टीम की अगुवाई सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश भी इस जांच कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई की पूर्व संध्या पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने ये मामला कल वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने उठाया था और कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की थी। याचिका में इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। अर्जी में ये भी मांग की गई है कि बठिंडा के जिला एवं सेशन जज को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले में पुलिस की ओर से बरती गई कोताही से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करें। कोर्ट में इस पर आज सुनवाई होगी, लेकिन सरकार एक्शन में है। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़े कदम के संकेत दिए हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। इससे पहले कल केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला उठा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई मंत्रियों ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने इस पर दुख और आक्रोश जाहिर किया। वहीं कुछ सदस्य अपनी बात रखते हुए भावुक हो गए थे। सभी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के पीछे बड़ी साजिश थी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में इस चूक को कितनी गंभीरता से लिया गया है, इसकी मिसाल कल दिन भर की हलचल है। राष्ट्रपति के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की। घटना की पूरी जानकारी मोदी ने राष्ट्रपति को दी और मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति जी ने मिलने बुलाया, उनकी चिंता के लिए उनका आभारी हूँ, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ, जो हमेशा शक्ति का स्रोत होती है। शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई। मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा पूरा सच बाहर आना ही चाहिए। आज तक ब्यूरो।
और इसी रिपोर्ट पर हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, संजय शर्मा हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले कमलजीत, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया गया है, बिंदुवार तरीके से बताइए क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में। देखिए, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिपोर्ट मांगी थी, तो 24 घंटे में ये रिपोर्ट जानी थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये रिपोर्ट भेज दी है। एक फैक्चुअल रिपोर्ट बनाई गई है और कहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है। 2 मेंबर पैनल बनाया गया है जो कि भी जांच पड़ताल करेगा और एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा जो कि 3 दिन में सबमिट होगी। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि 9 फार्म यूनियंस हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। पूरे प्रदेश में ये प्रोटेस्ट हो रहा था और उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया गया था। लेकिन जहां पे प्रधानमंत्री का रूट है, वहां पे वो रूट सैनिटाइज किया गया था, लेकिन अचानक से किसान आ गए और उन्हें हटाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें खुद भी वो जांच अब कर रहे हैं और फर्दर डिटेल्स इसमें उनको वापस बताई जाएंगी। फिलहाल एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अब ये भी विचार में विमर्श कर रहा है कि किस तरह से जो एयरिंग ऑफिशियल्स है, यानी जिनसे लापरवाही हुई है, प्रधानमंत्री का जो काफिला है एक स्मूथ तरीके से जाता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। हालांकि उन्हें पहले चौपर से जाना था, उसके बाद 111 किलोमीटर है बठिंडा से फिरोजपुर, जहां से वो रास्ता तय किया जाना था। 30 किलोमीटर पहले हुसैनीवाला से उनके काफिला को रोका गया और वहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि चन्नी सरकार ने जिस तरह से अब बयान दिया है और कहा है कि इतना कोई विरोध हुआ नहीं था, कोई उनके खिलाफ नारे नहीं लगे थे, कोई पत्थर नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, और इस तरह कहना कि उनकी जान को खतरा था अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन जिस तरह से ये ब्रीच हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रूट सैनिटाइज नहीं था जो कि पंजाब पुलिस को करना था। तो ये अब एक ब्लेम गेम का जो फासला है और हम देख रहे हैं कि एक तरह से चन्नी सरकार कह रही है कि ये हो गया है और अब आगे बढ़िए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अब जो विचार विमर्श किया जा रहा है कि टॉप ऑफिशियल्स को दिल्ली समन किया जाएगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास कमलजीत। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से कमलजीत जानकारी दे रही है कि टॉप ऑफिशियल्स यानी कि जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मा था वहां की सुरक्षा को, उनको दिल्ली समन किया जाएगा, इसको लेकर बीजेपी का क्या एक्शन प्लान है? साथ ही कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था है उसे लेकर चिंता जाहिर की गई है और हो सकता है वहां पर चुनाव तय समय पर ना हो। देखिए, बिल्कुल एक चीज तो जरूर है, क्योंकि एक तरफ मनिंदर सिंह कोर्ट जाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई उसका संज्ञान राष्ट्रपति लेते हैं और फिर फोन पर बात होती है कैबिनेट के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सीधा मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति से और पूरी घटना की जानकारी देते हैं और उसके बाद जो है एक होम मिनिस्ट्री कमेटी गठित करता है, जबकि होम मिनिस्ट्री ने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी थी। अब इस पूरे सिलसिलेवार को देखें और बीजेपी का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलता है, एमएचए राज्यपाल से रिपोर्ट मांग रहा है, तो पूरी तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो सरकार पूरे तरीके से लीगल वे में और इंक्वायरी सेटअप्स की रिपोर्ट्स आने तक वेट कर रही है। और जिस तरीके के संकेत अनुराग ठाकुर ने दिए हैं और ये कहा है कि मामला कोर्ट में है, रिपोर्ट एमएचए ने मांगी है और जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात पंजाब के अंदर बताए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है और उसको लेके वहां के मुख्यमंत्री के जो बयान है वो अलग अलग है। और ये बात केंद्रीय मंत्री अपनी बातों में कह रहे हैं कि वो 2 तरीके की बात करते हैं, हर बार जब वो नई बात करते हैं तो कुछ अलग बोलते हैं, पिछली बार से अलग होता है। तो एक तरीके से सरकार ने पूरी तरीके की तैयारी कर ली है पंजाब सरकार को घेरने की। अब देखना यह है कि ये रिपोर्ट जब आएंगी तो उसके बाद सरकार का एक्शन प्लान क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का है या फिर चुनाव को कुछ दिन के लिए टालने का रहेगा। श्वेता, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु, मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजय, कब सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में? 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने का तय किया गया है। पहले मामले के तौर पर इसे रखा गया है। सबसे पहले एक जजमेंट है और जजमेंट के बाद फिर सुनवाई होगी। तो ऐसे में 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की स्थिति को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया है, यानी सारे जज अपने अपने घरों से ही वर्चुअल हियरिंग पर जुड़ेंगे और उसके साथ ही लगभग 1.5 महीना ऐसा चलेगा। लेकिन जैसे ही इस मामले को मेंशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मामला बहुत सीरियस है, लिहाजा उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त पंजाब सरकार को आप अपने पिटीशन की कॉपी दे दीजिए ताकि वो होमवर्क करके आए जवाब देने के लिए। और आज पहले
मामले के तौर पर सूचीबद्ध किया गया इसे सुनवाई के लिए, यानी 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो उस समय ही इसके मामले की सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेरा है, उन पर निशाना साधा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। 24 घंटे चुप्पी कांग्रेस के सरगना की, ये किस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा भंग होते देख उत्सव और आनंद का प्रतीक दिया है। क्या उसमें परिवार की सहमति थी? निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम देर ही सही उनकी आत्मा जागी तो ही मजबूरन, और उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि लैप्स जो हुआ है, कमी जो बरती गई, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो भंग किया गया, उसकी जिम्मेदार पंजाब की अपनी प्रशासन और कांग्रेस की उनकी अपनी सरकार है। एक तरफ वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं कि उनके आदेश हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा में क्यों डर लगता था प्रधानमंत्री को। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कल भी मैंने कहा, मोदी के खिलाफ उनकी जो घृणा है वो देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा में परिवर्तित हुई। कल जो सुरक्षा भंग हुई वो मात्र एक नेता की सुरक्षा भंग नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा भंग हुई। आज जो देश में आप आक्रोश देख रहे हैं, कल से देश में जो माहौल देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की धरोहर है उनके लिए है। और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की सुरक्षा का भंग होना कितने बड़े खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके अधिकारी किस बात का जश्न मना रहे थे कल से। लेकिन एक तरफ क्योंकि चन्नी ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। जो मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में दो अलग प्रकार की बातें करते हैं, उनकी किस बात को, किस कथन को स्वीकार करूं मैं? मुख्यमंत्री कहते थे कि वो कोविड से प्रताड़ित लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे, लेकिन स्वयं कल एक मीडिया के कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री का कौन सा कथन सच है, ये तो जनता भी समझ नहीं पा रही। एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि सोनिया गांधी, मुझे बताइए, सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट, गांधी खानदान का कोई स्टेटमेंट अपने उन अधिकारियों को दंडित करते हुए आपने देखा जो प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो रहा है इस बात का उत्सव मना रहे थे? एक अंतिम सवाल है, आज कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि क्योंकि अल्टरनेटिव रूट्स हमेशा रखे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर उनको चॉपर से जाना था लेकिन रोड के प्रोविजंस भी थे, अल्टरनेट रूट्स थे, तो ऐसे में आपको लगता है कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है और फ्लाईओवर के सामने ले जाके ब्लॉक किया? अब तक जो प्रमाण है, मेरा सवाल दोबारा दोहराती हूँ, प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को, जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें? किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? किसने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का फॉलो नहीं किया? क्यों डीजीपी ने कहा कि पूरा रूट क्लियर है? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरीके की घटना कल हुई है, चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएंगे? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हैं कि चुनाव के माहौल से डरकर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कल प्रधानमंत्री की जान पर इतना बड़ा खतरा लाकर खड़ा कर दिया। और पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज है। आखिर कारण क्या है कि आप सरेआम, और देश के आप राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म चल रहा है आपका, 303 सीटें हैं आपके पास, कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने में एक मिनट नहीं लगाते, आप और आपकी पूरी पार्टी। बड़ा दुख होता है कि आज इस तरह का विवाद देश का प्रधानमंत्री पैदा कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कुर्सी की लड़ाई है, वो खाली कुर्सी की लड़ाई हो या जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी लड़ाई हो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
और जानबूझ की गई कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर कांग्रेस को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। तो इससे तो साफ होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड कौन है। मतलब इससे तो कहते हैं साजिश और सीनाजोरी। इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो कुछ बचा खुचा उनका सूपड़ा है वो भी जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिनसे ये सच सामने आ जाएगा कि फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले के साथ क्या हुआ, कैसे वो 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे, किसने उनका रास्ता रोका और उनके काफिले के पास बीजेपी का झंडा लेकर कौन पहुंचा था। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक कितनी गंभीर थी और कैसे फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहने के बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा, इसका पूरा सच आपको कुछ बेहद चौंकाने वाले वीडियोस के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो पर गौर कीजिए और सुनिए कि यह किसान नेता क्या कह रहा है। आज तुहाडी ताकत ने मोदी नूं रैली नहीं करन दित्ती, मोदी नूं भजादा इत्थों। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सुना आपने, ये है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का लीडर सुरजीत सिंह फूल। ये खुलेआम अपने संगठन के किसानों को पीएम मोदी का रास्ता रोकने और उनकी रैली रद्द करवाने के लिए बधाई दे रहा है। यही नहीं, बस के ऊपर सवार फूल सिंह कह रहा है, हमने पीएम मोदी की रैली की जगह से पहले 10 से 11 किलोमीटर की सड़क को ब्लॉक कर दिया है। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ मोदी ने और ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। फूल सिंह ये भी कह रहा है कि बीजेपी ने उन पर पानी की बौछार करवाई थी और अब उन्हें पानी के बीच से जाना पड़ रहा है। और अब देखिए ये दूसरा वीडियो जिसमें पुलिस फूल सिंह और उसके साथियों से मिन्नतें कर रही है कि वो बस से उतर जाएं, रास्ता खोल दें और पीएम मोदी को रैली की जगह तक जाने दें। मगर किसान टस से मस नहीं हुए। यहाँ जो बसें दिख रही हैं वो पीएम मोदी की रैली में लोगों को लेकर जा रही थीं, मगर जाम की वजह से उन बसों को भी यहीं रोक दिया गया। इधर पुलिस किसानों से मिन्नतें कर रही थी, उधर पीएम मोदी की कार के पास बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। ये चौंकाने वाला वीडियो देखिए। कल कुछ वीडियो में बीजेपी का जो झंडा लहराता दिख रहा था वो यही झंडा है। देखिए कैसे पीएम मोदी की कार के पास ये बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल इन कार्यकर्ताओं की अगुवाई बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान के पंजाब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिवम शर्मा कर रहे थे और एसपीजी के सुरक्षा कर्मी इन्हें संदेह की नजरों से हैरान होकर देख रहे थे। सुरक्षा नियमों के मुताबिक किसी का भी सुरक्षा घेरे को तोड़कर पीएम के इतना करीब आना गैर कानूनी है। वहीं आज तक ने शिवम शर्मा से बात की तो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पंजाब प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। वहां पे कितनी कुर्सी थी, कितने लोग थे, ये हमें पता है। और बेहद दुख लगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि अपने मुख्यमंत्री को कह दीजिए, धन्यवाद कहिएगा कि मैं वापस जिंदा लौट के जा रहा हूं। अब आपको बताते हैं किसानों को पीएम के रूट का पता कैसे चला। किसान नेता फूल सिंह ने फेसबुक पर जारी वीडियो में बताया कि उनका संगठन फिरोजपुर के डीसी के दफ्तर का घेराव करने जा रहा था, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यहां से पीएम मोदी को गुजरना है और वो आगे नहीं जा सकते हैं, बल्कि सड़क के किनारे प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह फूल सिंह के मुताबिक पुलिस ने ही उन्हें पीएम के रूट की जानकारी दी। हालांकि पंजाब पुलिस का बयान इस पर नहीं आया है, मगर ये सारे वीडियो दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई जो कोई गंभीर मोड़ ले सकती थी। वहीं पुलिस किसानों से मिन्नतें करती रही। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भारी गुस्से में हैं। कल देश के कई शहरों में से लेकर प्रदर्शन किए गए। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए हवन पूजन का भी आयोजन किया। सबसे पहले हम आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
अलग अलग शहरों में मुंबई, पटना, रांची, बागेश्वर, चुरू, इम्फाल, कोलकाता, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए, प्रदर्शन किया। मांग की जा रही है कि जल्द जांच हो इस चूक मामले में। वहीं ये तस्वीरें किस तरीके से मंदिर मंदिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं समेत मध्य प्रदेश के सीएम तक ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। झंडे वाला मंदिर, चित्रकूट का मंदिर, जहां पर ये लोग पहुंचे प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए कामना करने। वाराणसी, भोपाल में भी इसी तरह की पूजा अर्चना की गई, हवन का आयोजन किया गया। और ये 6 तस्वीरें बयान कर रही किस तरीके से अब ये सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश में आज कोरोना के नए मामले 1,17,000 को पार कर गए हैं। कल की तुलना में आज संक्रमण में करीब 29% का इजाफा हुआ है। लगातार संक्रमण दर बढ़ रही है, जिसमें प्रमुख केंद्र अभी भी दिल्ली और मुंबई बने हुए हैं। देश में कोविड के नए मामले 1,17,100 हो गए। और एक बार फिर से हम जल्दी से राज्यों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़कर 36,265 हो गए हैं, गुजरात में 4,213, राजस्थान में 2,656, जम्मू कश्मीर 15,097, पंजाब 2,427। वहीं दिल्ली की बात कर ले, यहां पर 15,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। उत्तराखंड में 630, उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है 3,121, बिहार में 2,379, पश्चिम बंगाल 15,421, झारखंड 3,704, वहीं मध्य प्रदेश में 1,033, तमिलनाडु में 6,983। तो नए मामले प्रतिदिन कैसे बढ़ रहे हैं उसे लेकर भी अब गंभीर चिंता जाहिर की जा रही है। ये बड़े शहरों के कुछ आंकड़े इन पर नजर डाल लीजिए, जिसमें प्रमुख तौर पर 4 जो महानगर हैं उनकी तस्वीर देख लीजिए। कोलकाता में 6,569, वहीं चेन्नई में 3,759, मुंबई में 20,000 के पार यह आंकड़ा, और दिल्ली में 15,000 तक ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली और लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे पहले आपको दिखा देते हैं शहरों के कुछ आंकड़े। दिल्ली में कोविड के कल केसेस 15,097 रहे, संक्रमण दर 15% यानी कि 15.34% रही। 24 घंटे में दिल्ली में कुल मौत का आंकड़ा 6 है, यानी कि एक तरीके से अब लगातार संक्रमण दर में इजाफा देखा जा रहा है। 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में आए हैं, संक्रमण दर बढ़कर 15.34% हो गई है। 12 मई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर कल देखी गई। 28 दिसंबर के बाद कोविड के दैनिक केस में 30 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, वहीं दिल्ली से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं। सबसे पहले समर्थ का रुख करते हुए, समर्थ, लखनऊ जहां पर अभी तक 1000 से कम मामले थे, अब वहां पर भी चिंता भरी तस्वीर आने लगी है। वहां पर किस तरीके से प्रशासन इंतजाम कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। 3,121 केस पिछले 24 घंटे में। वहीं लखनऊ की तस्वीर अब खराब होती जा रही है। 1,000 एक्टिव केसेस पार हो चुके हैं। कल 408 केसेस आए हैं, जिसके बाद पाबंदियां बढ़ गई हैं। जिम्स यहां बंद कर दिए गए हैं, स्विमिंग पूल्स बंद कर दिए गए हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके साथ बैठक प्रशासन ने करी है और 50% के उस पर ही चलने वाली है चीजें। मूवी हॉल्स में 50% का रूल लागू हो गया है। तो वहीं नाइट कर्फ्यू जो है वो बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर दिया गया है। और ये पाबंदियां क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन है बढ़ते हुए केसेस। पहले ही सीएम की तरफ से कहा गया था कि जैसे ही पर जिले में 1,000 का आंकड़ा एक्टिव केस का पार करेगा, ये सारी पाबंदियां लगने लगेंगी। हालांकि अब यूपी चुनाव भी जिस तरह से नजदीक है, इलेक्शन कमीशन कभी भी डेट की घोषणा कर सकता है। तो अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है क्या रैलीज पर रोक लेगी, क्या वर्चुअल रैलीज होंगी। तो वहीं उसके लेके जो पार्टी, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अनुप्रिया पटेल का दल हो, सभी ने एक तरह से मौखिक तौर पर मना करा है कि अभी फिलहाल वो रैलीज नहीं करेंगे। पर
लखनऊ की जो तस्वीर पिछले कुछ सेकेंड वेव में रही है, किस तरह की शमशान की तस्वीरें आई, गंगा गोमती की तस्वीरें आई जहां शव निकल कर आए थे, तो एक चिंता का विषय लखनऊ के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि केसेस का इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन के भी केसेस यहां पर दर्ज किए गए हैं और पाबंदियां लग गई हैं। आज से पाबंदियां लागू होनी है। मैं दोहरा दूं, जिम्स बंद हो गए हैं, स्विमिंग पूल्स बंद हो गए हैं, बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, शादियों में 100-150 से ऊपर आदमी नहीं आ सकता है, खुली जगह पर है तो 50% लोग ही अलाउ करे जाएंगे। इस तरह की पाबंदियां पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू का भी पूरा संचालन हो रहा है। कोई व्यक्ति रात को 10 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकता है अनटिल अनलेस उसको किसी मेडिकल इमरजेंसी है। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से भी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद इस कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि येलो अलर्ट से हम सीधे ग्रेजुएट कर जाएंगे रेड अलर्ट की ओर। इस बात में कितना दम है? जी देखिए नेहा, कल दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनसे हमने ये सवाल सीधे रूप से पूछा था, क्या दिल्ली अब एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? तो उनका जवाब था कि मामलों में उछाल जरूर आया है, पॉजिटिविटी रेट अब 15% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली लॉकडाउन के तरफ नहीं बढ़ रही है, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि मामलों में उछाल के बावजूद जो हॉस्पिटलाइजेशन का दर है राष्ट्रीय राजधानी में वो बहुत कम है। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें, कल 15,000 से ज्यादा केसेस आए, पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा था, लेकिन आप हॉस्पिटल में जो बेड्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं कोविड-19 के लिए, उसके आंकड़ों को देखेंगे तो 1,000 के आसपास वो संख्या है जिसपे इस वक्त कोविड के पेशेंट्स एडमिटेड हैं। 1,090 के ऊपर लगभग वो संख्या है। यानी कि क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, इस वजह से सरकार लगातार ये आर्गुमेंट दे रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं बनी है। लेकिन ये बात भी सच है कि दिल्ली के लिए एक नया खतरा मंडराता जा रहा है अब कि स्वास्थ्यकर्मी जो हैं, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, और वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो एक बड़े खतरे की तरफ। और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कोविड पर इन तमाम अपडेट्स के।